पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, एक ऐसा मैच जो कि हमें फ्राइडे सुबह 4:30 बजे देखने को मिलेगा। बट हमारा जो यूट्यूब है वो अभी से उस पर सारे लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि टू लेजेंड्स, रोनाल्डो वर्सेस मॉड्रिच, द लास्ट डांस, रियल मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, एक्सेट्रा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो अगर आप ये वीडियो ये सोच के देखने आए थे कि मैं आपको प्रेडिक्ट करूंगा, देन आई एम थोड़ा सा सॉरी कि आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। बट आई कैन अश्योर यू कि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो एक्चुअली में ये चीज़ दिखाएंगे कि क्या पोर्चुगल इस मैच को जीत सकती है या नहीं, या फिर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो पोर्चुगल किस तरीके से इस मैच को जीत सकती है। वो सारी चीज़ें मैं आपको 5 पॉइंट में बताऊंगा। सो आई होप आपकी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो थोड़ी सी हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज इस मैच में रोनाल्डो वर्सेज मॉड्रिच से भी कुछ बड़े फैक्टर्स हैं। ये ऐसे फैक्टर है जो हम सबको पता है, रोनाल्डो गोल मारेगा या नहीं मारेगा इसके बारे में हम जो आंसर है वो ऑलरेडी अपने मन से जानते हैं। बट फैक्चुअली क्या आंसर बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वो 5 चीजें जाननी है जिनका ध्यान रख के पोर्चुगल जो है क्रोएशिया को इस मैच में हरा सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 1, द रियल मिडफील्ड बैटल। सब लोगों का मानना है कि ये मैच सिर्फ रोनाल्डो वर्सेस मॉड्रिच है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। रोनाल्डो जो है वो एक सेंटर फॉरवर्ड है जो कि अटैकिंग पोजीशन में खेलेंगे। मॉड्रिच जो है वो एक मिडफील्डर है। मेरे हिसाब से पूरे 90 मिनट्स पे शायद 2-3 बार ये लोग एक जोन में आपको देखते हुए मिलेंगे। इस मैच को जो डिसाइड करेगा वो एक मिडफील्डिंग बैटल है जो कि होने वाली है 21 साल के पोर्चुगल एंड पीएसजी मिडफील्डर जॉय नेवेस एंड लूका मॉड्रिच के बीच में। जॉय नेवेस इस टूर्नामेंट के सबसे अग्रेसिव प्रेसिंग मिडफील्डर है। ये काम वो पीएसजी के लिए भी करते आए हुए हैं एंड ये जो सेम काम है वो यहां पे पोर्चुगल के लिए भी इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं एंड कल के मैच में भी ये चीज करने वाले हैं। एंड फ्राइडे को इनकी जॉब बिल्कुल सिंपल होने वाली है कि इनको कैसे भी करके लूका मॉड्रिच को सफोकेट करना है। क्रोएशिया का जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लूका मॉड्रिच के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे टैकल करना हो, चाहे पास करना हो, चाहे काउंटर अटैक खेलना हो, चाहे पैसेज ऑफ प्ले बनाना हो। लूका मॉड्रिच वो प्लेयर हैं जो डीप जाते हैं, बॉल को रिसीव करते हैं, या तो वो खुद ऑफेंसिव रन्स लेते हुए आगे आते हैं या फिर वो इस तरीके के पासेस बनाते हैं कि उनके विंगर्स या मिडफील्डर्स या स्ट्राइकर्स जो है उनको क्वालिटी डिलीवरीज यहाँ पे दे पाए। तो अगर आपको कुछ भी करके क्रोएशिया को रोकना है तो आपको उनके मिडफील्डर लूका मॉड्रिच को यहाँ पे रोकना होगा। यहीं पे आते हैं जॉय नेवेस जो कि 21 ईयर ओल्ड हैं, जो कि पीएसजी के लिए खेलते हैं। वैसे तो उन्होंने पहले मैच में गोल भी मारा था, इवन पीएसजी के लिए चैंपियंस लीग फाइनल में भी गोल मारा था, कंसिडरिंग कि वो शॉर्टेस्ट प्लेयर थे पिच पे, स्टिल गोल मार देते हैं। बट हम जिन एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है उनका मिडफील्डिंग रोल। जॉय नेवेस उस तरीके के एक अग्रेसिव प्रेसिंग मिडफील्डर हैं जो आपके लिए वेट नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर चढ़ के खेलेंगे, वो आपके लिए स्प्रिंट्स बनाएंगे, वो कोशिश करेंगे कुछ भी करके कि आप एरर करो या फिर किस तरीके से आपको फंसाएंगे कि आप बॉल को डिफेंसिव खेलना शुरू कर दो और वहीं पे आपसे गलती हो एंड वो आपसे बॉल छीन के ले जाए। अब अगर आप लूका मॉड्रिच पे नजर डालें तो वो 40 ईयर्स हैं, डेफिनेटली इस जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर हैं, बट वो स्टिल 40 हैं। अगर आप घाना के अगेंस्ट का मैच देखो तो शुरुआत की 60 मिनट क्रोएशिया जो है बहुत ही फ्लूइडिक खेल रही थी, बहुत ही फैंटास्टिक खेल रही थी, बिकॉज लूका मॉड्रिच वाज एक्चुअली बॉलिंग। बट आखिरी के 30 मिनट्स जैसे ही उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप हुई, मुझे ऐसा लगता है कि क्रोएशिया उस मैच को हारते हारते बची है। तो अगर कैसे भी करके जॉय नेवेस पहले मिनट से किसी भी तरीके से लूका मॉड्रिच पे प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं या फिर प्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको इस हद तक ले आते हैं कि वो ऑफेंसिव प्ले करने की पीछे डिफेंसिव खेलना शुरू कर दें, तो क्रोएशिया उस गेम से एक्चुअली बाहर हो जाएगी। एंड जैसे ही 60 मिनट तक आपने मॉड्रिच को रोका, उसके बाद एज पर स्टैट्स उनकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी सी लो हो जाती है। उसके बाद क्रोएशिया जो है सिर्फ कोवाचिच प्लस 11 पैसेंजर्स बन जाती है। सो टेक्निकली ये जो मैच है ये रोनाल्डो वर्सेस मॉड्रिच नहीं है, बल्कि ये मैच एक 21 ईयर ओल्ड अग्रेसिव प्रेसिंग मशीन वर्सेस 40 ईयर लेजेंडरी मिडफील्डर की बैटल है। एंड अगर अग्रेसिव मिडफील्डर यहाँ पे जीत गया तो जो हमारा 40 ईयर लेजेंडरी मिडफील्डर है वो अपनी टीम को आगे नहीं ले जा पाएगा एंड क्रोएशिया का सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। पॉइंट 2, द मिसमैच नोबडी इज डिस्कसिंग। अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी टैक्टिकल डिटेल जो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि कोई और इसके बारे में बात नहीं कर रहा होगा, विच इज ग्वार्डियोल इज एक्चुअली प्लेइंग एज अ सेंटर बैक फॉर क्रोएशिया। मुझे पता है वो सेंटर बैक वाली पोजीशन मैन सिटी में भी खेल चुके हैं, बट बहुत कम टाइम खेले हैं। वो जो मेन पोजीशन में खेलते हैं वो खेलते हैं लेफ्ट बैक, एंड उनका सेंटर बैक क्रोएशिया के लिए खेलना मतलब उनकी जो लेफ्ट साइड है वो यहाँ पे कंप्लीटली एक्सपोज होने वाली है, या फिर वहां पे खेलेंगे 37 ईयर ओल्ड पेरिसिच या फिर पोंग्रेचिच। एंड अगर इन दोनों में से कोई भी उस पोजीशन पे खेलता है तो ये बहुत ही मैसिव डाउनग्रेड होगा इन कंपैरिजन टू ग्वार्डियोल। एंड अब फ्राइडे को उसका क्या मतलब होने वाला है उसको समझने से पहले आप ये सोचिए कि जब ग्वार्डियोल मैन सिटी में लेफ्ट बैक खेला करते थे तो वो फॉरवर्ड में जाके मींस ही स्टेप्स फॉरवर्ड एंड वो जो विंगर्स थे उनको प्रेस भी किया करते थे, जिसका मतलब ये होता था कि जो भी थ्रेट है उसके स्टार्ट होने से पहले उसे वो न्यूट्रलाइज किया करते थे। अगर अब आप क्रोएशिया में देखो तो वो सेंटर बैक खेल रहे हैं एंड पोर्चुगल का जो सबसे डेंजरस प्ले है वो उनके विंगर्स की तरफ से आता है, चाहे वो राफेल लियाओ हो, चाहे वो कॉन्चेचा हो, चाहे पेड्रो नेटो हो, चाहे जॉय फेलिक्स हो।
एंड जो उनका मेन अटैकिंग थ्रेट है उसको अब जो ग्वार्डियोला है यहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टेक्निकली वो ऑलमोस्ट 40 यार्ड पीछे खड़े होंगे जहां से जो थ्रेट है एक्चुअली में स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर आप पोर्चुगल की राइट साइड पे नजर मारो, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, वहां पे आपको खेलते हुए मिल सकते हैं पेड्रो नेटो या फिर फ्रांसिस्को कॉन्चेचाओ, या कई बार आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी वहां पे मिल जाएंगे जब वो अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे खेलते हैं। सो एक ऐसे अटैकिंग एंड पीसी विंगर्स जो कि इस पूरे टूर्नामेंट के वन ऑफ द पीसी विंगर्स हैं, उनके आगे 37 ईयर ओल्ड पेरिसिच को खिलाना या फिर पोंग्रेचिच को खिलाना एक बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड है। मतलब मुझे लगता है ये एक्चुअली में कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। एंड जब मैं क्रोएशिया के ग्रुप स्टेज के मैचेस देख रहा था तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि जो इंग्लैंड है जिन्होंने 4 गोल अगेंस्ट क्रोएशिया मारे थे, जो साका वाला गोल था, जब साका ने अपना अटैकिंग प्ले शुरू करा था एंड उसके बाद रैशफोर्ड ने जो गोल मारा था वो टेक्निकली लेफ्ट साइड से आया था, यानी कि ऐसी वीकनेस है जो बाकी टीम्स भी धीरे धीरे नोटिस कर चुकी हैं एंड पोर्चुगल भी शायद कर रही होगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पोर्चुगल के पास इंग्लैंड से ज्यादा बेटर अटैकर्स है, एटलीस्ट ऑन विंग्स। तो अगर इंग्लैंड इस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है तो पोर्चुगल तो शायद उनसे ज्यादा ही करेगी। सो टेक्निकली जो क्रोएशिया का बेस्ट डिफेंडर है वो इस टाइम पे एक ऐसी पोजीशन में खेलेगा जहां से वो पोर्चुगल का जो सबसे डेंजरस प्ले है यानी कि विंग, उसको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा एंड ये पोर्चुगल को ऑलरेडी एक अपर हैंड दे चुका है। पॉइंट थर्ड, पोर्चुगल्स हिडन वेपन दैट क्रोएशिया कांट स्टॉप। अब डिस्कस करते हैं एक ऐसा स्टैट जो आपको सुनने में शायद थोड़ा सा क्रेजी लगेगा। इंग्लैंड ने जो 4 गोल स्कोर किए थे उसमें से जो 2 गोल्स थे वो सेट पीसेस से आए थे। एक गोल आया था पेनल्टी बाय केन जो कि उन्होंने ऑब्वियसली रीटेक करी थी ड्यू टू ग्वार्डियोल, एंड उसके अलावा दूसरा जो गोल था वो कॉर्नर से आया था जहां पे हैरी केन ने डेक्लन राइस के कॉर्नर को बरी कर दिया था गोल में। 2 डेड बॉल्स 2 गोल्स एक ही मैच में। एंड अब आप देखिए कि फ्राइडे को उनके अगेंस्ट कौन खेल रहा है। मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप की आर्ग्यूएबली सबसे बेस्ट सेट पीस वाली टीम, वहां पे सबसे आगे होंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने आज तक वर्ल्ड कप में सेट पीसेस से किसी और प्लेयर से सबसे ज्यादा गोल मारे हैं, जिसमें 2018 में स्पेन के अगेंस्ट की हैट्रिक को आप कैसे भूल सकते हैं जहां पे उन्होंने 25 यार्ड से, कंसिडरिंग एक ऐसा डिफेंस जिसमें रामोस पीके जैसे फैंटास्टिक प्लेयर्स थे, वहां पे 25 यार्ड से एक फ्री किक मारी थी जो कि शायद वर्ल्ड कप का आज तक का सबसे बेस्ट गोल था। बट यहाँ पे सिर्फ रोनाल्डो की बात नहीं है, वहां पे होंगे ब्रूनो फर्नांडिस जो कि शायद वन ऑफ द बेस्ट सेट पीस डिलीवरर्स है फॉर पोर्चुगल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेट पीस से सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करने वाले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के एंड शायद प्रीमियर लीग के टॉप प्लेयर थे लास्ट 2-3 सालों से। एंड वो इस तरीके से पिन पॉइंट एंड एक्यूरेसी से डिलीवरीज जो है पोर्चुगल को दे देंगे जैसे कि जीपीएस से देख के दे रहे हो। उसके अलावा पोर्चुगल के प्लेयर्स की हाइट पे नजर मारिए, रोनाल्डो 6'1", 6'2" के आसपास, रूबेन डियास 6'1", उसके अलावा अगर गोंसालो इनासियो खेलते हैं तो वो भी 6 फुट के आसपास। ऊपर से बेंच से उनके पास एक और स्ट्राइकर आता है गोंसालो रामोस, वो भी ऑलमोस्ट 6'1" के आसपास है। तो अगर आप एरियल थ्रेट की बात करें तो पोर्चुगल के पास इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है, कंसिडरिंग ब्रूनो फर्नांडिस जो वन ऑफ द बेस्ट सेट पीस टेकर है वो आपके लिए डिलीवरीज बना रहे हैं। इंग्लैंड ने ऑलरेडी क्रोएशिया की जो सेट पीस के अगेंस्ट डिफेंडिंग है उसे एक्सपोज कर दिया था, जहां एक ही मैच में उन्होंने 2 गोल्स मार दिए फ्रॉम डेड बॉल्स। कंसिडरिंग दैट इंग्लैंड टू हेयर, जहां पे हमें ब्रूनो फर्नांडिस मिलेंगे जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी मारते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पोर्चुगल इसको इंग्लैंड से भी ज्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करेगी। मैं आपको यहाँ पे एक प्रेडिक्शन दे सकता हूं कि इस मैच में एटलीस्ट एक गोल सेट पीस से जरूर आएगा, चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे वो फ्री किक हो या फिर क्रॉस। बिकॉज जिस हिसाब से इंग्लैंड ने यहाँ पे सेट पीसेस पे जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई थी क्रोएशिया की, पोर्चुगल ने ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देखी होंगी। एंड कंसिडरिंग पोर्चुगल वाली टीम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शॉर्टी से आपको कह सकता हूं कि एटलीस्ट एक गोल तो सेट पीसेस से जरूर आएगा। एंड सेट पीसेस की सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि यहाँ पे रोनाल्डो को कोई ड्रिबल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी प्लेयर को आउटरन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्हें सिर्फ जरूरत है अपने डी में खड़े होने की एंड उसी तरीके की जंप लेने की जिस तरीके के लिए वो फेमस है एंड गोल को बरी करने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में जब ब्रूनो फर्नांडिस की एक्यूरेसी के साथ बॉल आएंगी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एथलेटिज्म वहां पे मैच होगी, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसा और कोई प्लेयर नहीं है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बेटर गोल यहाँ पे स्कोर कर सकता है। पॉइंट 4, द 70th मिनट वेयर मैच एक्चुअली एंड्स। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी चीज जो शायद आपका नजरिया बदल देगी इस मैच को कंप्लीटली देखने का। ESPN ने एक ऐसा रिकॉर्ड कंफर्म किया जो आज से पहले कभी ब्रेक नहीं हुआ था, विच इज 21.4% गोल्स जो हैं इस वर्ल्ड कप में वो सब्स्टिट्यूट्स ने मारे हैं, यानी कि बेंच से जो प्लेयर्स आते हैं उन्होंने आके या तो टीम्स को मैच जितवाए हैं या फिर ड्रॉ करवाया है या कुछ भी आप कह सकते हो, पहला गोल भी मारा है वो बेंच से आया है। सो टेक्निकली एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज से पहले किसी वर्ल्ड कप में नहीं टूटा था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जिस तरीके की टीमें इस कंपटीशन में आई हैं उनकी प्लेइंग 11 से लेके बेंच, मुझे ऐसा लगता है दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जितनी क्वालिटी उनकी पिच पे रहती है उतनी ही क्वालिटी उनकी बेंच पे रहती है। एंड अगर आप पोर्चुगल की बेंच पे नजर मारो, जॉय फेलिक्स, गोंसालो रामोस, ट्रिंकाओ, कॉन्चेचाओ, गुएडेस, इतने फैंटास्टिक प्लेयर, ऐसा लगता है कि जिस तरह की क्वालिटी पिच पे है उसी तरह की क्वालिटी बेंच पे ऑलरेडी बैठी हुई है। चाहे में से कुछ प्लेयर स्टार्ट करें या फिर बेंच से हैं, उनकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता। ये वो प्लेयर्स हैं जो एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेल रहे हैं, PSG के लिए खेल रहे हैं एंड मे बी यूरोपियन एंड प्रीमियर लीग के टॉप क्लब्स में खेल रहे हैं। अगर मैं इनकी वैल्यू को कंबाइन भी कर लूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट 300 मिलियन तो यहाँ पे डेफिनेटली पहुंच जाएगी।
वहीं पे अगर आप क्रोएशिया के बेंच पे नजर मारो, क्रिमारिच, मूसा, मतानोविच, सुसिच, डेफिनेटली गुड प्लेयर्स, गुड डेप्थ। बट अगर आप यही कंपैरिजन यहां पे करो जॉय फेलिक्स, गोंसालो रामोस, ट्रिंकाओ, क्वांचेचाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्चुगल यहां पे डेफिनेटली एक अपर हैंड रखती है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे हिसाब से फ्राइडे 70th मिनट में क्या होने वाला है। क्रोएशिया की मिडफील्ड जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। मॉड्रिच होंगे वहां पे 40 इयर्स, कोविचिच होंगे 32 इयर्स ओल्ड। ये वो प्लेयर हैं जो पिछले 10 दिन में एटलीस्ट 3 मैचेस खेल चुके हैं। उनकी जो लेग्स हैं वो काफी हैवी होंगे एंड उनकी गलती करने के जो चांसेस है काफी बढ़ जाएंगे, बिकॉज उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप होने से वो प्रेसिंग, पासिंग इस सब में भी कहीं ना कहीं चीजें इंपैक्ट करेंगे। एंड उसी टाइम पे जो लेन्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ऑप्शंस हैं पोर्चुगल के लिए, वो यहाँ पे खुलने शुरू हो जाएंगे। एंड ये वो मोमेंट होगा जहां पे रॉबर्टो मार्टिनेज अपनी जो ये बेंच स्ट्रेंथ है, जिसमें जॉय फेलिक्स, गोंसालो रामोस, ट्रिंकाओ, क्वांचेचाओ जैसे जो प्लेयर्स हैं, फ्रेश लेग्स एंड इतनी फैंटास्टिक क्वालिटी, वो उस टाइम पे वो पिच पे उतारना शुरू कर देंगे। जितने भी नॉकआउट मैचेस पोर्चुगल ने आज तक जीते हैं आफ्टर यूरो 2016, उसमें मोस्ट ऑफ द मैचेस जो है लास्ट के 30 मिनट्स में डिसाइड हुए हैं। यानी कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रॉबर्टो मार्टिनेज की एक स्ट्रैटेजी होगी जहां पे वो 60 मिनट जो है दूसरी टीम को एक तरीके से थकने देंगे या फिर जो उनकी एनर्जी है उसे एग्जॉस्ट होने देंगे। उसके लास्ट में 30 के मिनट उसमें लास्ट के 30 मिनट्स में अपने जो असली हथियार हैं वो वहां पे निकालेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि क्रोएशिया के पास इसका कोई आंसर नहीं होगा, बिकॉज जो पोर्चुगल का बेंच है वो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज क्रोएशिया के बेंच से थोड़ा सा ज्यादा क्वालिटी रखता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बेकार है, बट अगर आप उनको कंपैरिजन करने लग जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि 60-40 का फैक्टर यहां पे जरूर रहेगा। बिकॉज जब क्रोएशिया की ए टीम वहां पे खेल रही होगी थकने के बाद भी, तब पोर्चुगल अपनी बी टीम को पिच पे उतार देगा। अगर 70th मिनट तक ये मैच 0-0 जा रहा होगा तो मेरे हिसाब से पोर्चुगल इस मैच को जीत जाएगी, बिकॉज उस टाइम पे पोर्चुगल 11 वर्सेस क्रोएशिया 11 नहीं हो रहा होगा, बल्कि पोर्चुगल बेंच वर्सेस क्रोएशिया 11 हो रहा होगा, जो कि एक्चुअली में पोर्चुगल का अपर हैंड यहां पे रहेगा। पॉइंट 5, द रोनाल्डो फैक्टर दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स। अब बात करते हैं आप लोगों के फेवरेट पॉइंट यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। बट इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इस पॉइंट में मैं कुछ और बात करूंगा, वो बात नहीं करूंगा जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लोग यहां पे बातें कर रहे हैं कि क्या रोनाल्डो क्रोएशिया के अगेंस्ट गोल कर पाएंगे, क्या वो 41 की एज में गोल कर पाएंगे, क्या उन्हें एक्चुअली क्रोएशिया के अगेंस्ट को स्टार्ट करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत क्वेश्चन है, सारे के सारे, एक भी सही क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। बिकॉज फ्राइडे को रोनाल्डो को ये मैच जीतने के लिए गोल स्कोर करने की जरूरत नहीं है, बस उनको एग्जिस्ट करने की जरूरत है पिच के ऊपर। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग दैट। जितने भी मिनट रोनाल्डो जो है पिच पे होंगे फॉर द पोर्चुगल, उस टाइम पे क्रोएशिया के 2 एलीट डिफेंडर्स एटलीस्ट, मे बी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्वार्डियोला और सुतालो को ले लेता हूं, उन दोनों की नजर जो है वो सिर्फ रोनाल्डो के ऊपर रहेगी। वो किसी और प्लेयर को नहीं देख पाएंगे। शायद एक जो प्लेयर है वो यहाँ पे रोनाल्डो को 1-on-1 कर रहा होगा ड्रिबलिंग के लिए, शायद दूसरा प्लेयर सुतालो उनकी रन्स पे यहाँ पे ध्यान रख रहा होगा। सो टेक्निकली 2 डिफेंडर को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलरेडी अपनी तरफ ले लेंगे। जो रोनाल्डो की मूवमेंट्स होंगी वो शायद ग्वार्डियोल को सेंट्रली ले आएंगी एंड सुतालो को थोड़ा सा नैरो कर देगी। एंड यहाँ पे वो मोमेंट होगा जहाँ पे जो विंग होगा पोर्चुगल का, जहाँ पे राफेल लियाओ होंगे या फिर कॉन्चेचाओ होंगे या पेड्रो नेटो होंगे या जॉय फेलिक्स होंगे, वो यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर सकते हैं। फ्राइडे को जो रोनाल्डो का ग्रेटेस्ट वेपन होने वाला है वो उनका राइट फुट नहीं होने वाला है, बल्कि उस राइट फुट का डर होने वाला है। एक ऐसा डर जो शायद डिफेंडर्स लास्ट 21-22 साल से फील कर रहे हैं, बिकॉज 41 की एज में भी जो आदमी 975 गोल स्कोर कर चुका है, अगर उसको मौका मिलेगा या फिर जैसे ही इन 2 डिफेंडर्स ने उनके ऊपर से आंख हटाई, वो इसमें 1 से 2 गोल्स उसी टाइम ऐड कर लेगा। बट यहाँ पे आती है एक और डिटेल जो इस लेयर में एक और लेयर ऐड कर देती है। रोनाल्डो के वर्ल्ड कप में अब तक 10 गोल है एंड ये 10 के 10 गोल जो है ये ग्रुप स्टेजेस में आए हैं। आप सोच के देखिए 41 ईयर ओल्ड लेजेंड जो अपने 6 वर्ल्ड कप में खेल चुका है, उसने आज तक नॉकआउट गेम्स में एक भी गोल स्कोर नहीं करा। जितने भी गोल्स आए हैं वो सारे ग्रुप स्टेजेस में आए हैं। फुटबॉल की हिस्ट्री का हाईएस्ट गोल स्कोरर एंड एक ऐसा बॉक्स जो आज तक वो टिक नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे आती है वो चीज जो मैं शायद रोनाल्डो को 22 साल देखने के बाद जानता हूँ। फ्राइडे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ये मैच जितवाने के लिए गोल स्कोर करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो प्रेजेंस है वही काफी है, उनकी जो ग्रेविटी है वही डिफेंडर्स को पुल कर लेती है, उनका जो फियर है वही डिफेंडर्स को कहीं ना कहीं अपनी जगह से हिलने के लिए मजबूर कर देता है। उनकी जो एक तरीके से पोजिशनिंग है या फिर जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है गेम की, वही क्रोएशिया की जो फॉर्मेशन है उसी को तितर बितर करने के लिए काफी है। उनका जो फियर है वही काफी है स्पेसेस क्रिएट करने के लिए। बट साथ साथ वो अपना नॉकआउट स्टेज वाला जो स्टार्ट है वो भी जानते हैं। वो ये जानते हैं कि मैंने आज तक नॉकआउट स्टेज में कभी गोल स्कोर नहीं करा है। सो एक ऐसा रोनाल्डो जो 41 ईयर्स ओल्ड है, जो 975 गोल स्कोर कर चुका है, इस टाइम पे शायद वो रोनाल्डो का सबसे खतरनाक वर्जन होगा जब वो एक ऐसे स्टार्ट का पीछा करेंगे जो उन्होंने अपने पूरे लेजेंडरी करियर में अभी तक नहीं किया है। बिकॉज वो यहाँ पे जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो यहाँ पे पोर्चुगल के लिए खेल रहे हैं, वो अपने फ्रेंड डियोगो जोटा के लिए खेल रहे हैं, वो एक ऐसी ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं जो पिछले 6 वर्ल्ड कप से, एटलीस्ट 5 वर्ल्ड कप से, ये 6ठा वर्ल्ड कप है, उनको हॉन्ट करती जा रही है। एंड एक ऐसी शायद लेजेंडरी ट्रॉफी बच रही है जो वो अभी तक अपने हाथों में नहीं उठा पाए। एंड ये हम सब जानते हैं, जब रोनाल्डो का कोई अनफिनिश बिजनेस रह जाता है, ये रोनाल्डो का वो खतरनाक वर्जन होता है जिससे दुनिया को थोड़ा सा डर के रहना चाहिए।
तो गाइस ये थे मेरे वो 5 पॉइंट जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि ये मैच रोनाल्डो वर्सेस मॉड्रिच से भी ऊपर है। यहाँ पे कुछ ऐसे 5 पॉइंट हैं जो इस मैच को डिसाइड कर सकते हैं। जो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, या कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने इसमें मिस कर दिया है, या फिर आपको स्टिल लगता है कि इट्स रोनाल्डो वर्सेस मॉड्रिच डिबेट ओनली। आपको जो भी लगता है जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।